जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन के ज़बरदस्त एमसीक्यू चैलेंज सीरीज़ में, जिसमें कि हम 1500 प्लस एमसीक्यू टारगेट करेंगे। जो भी हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएलटी ग्रेड, DSSB, एचटेट, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पंजाब पीटीआई हो गया, केवीएस, एनवीएस, सीयूईटी और यूजीसी नेट लेवल तक के भी हम धीरे धीरे क्वेश्चंस लेके आएंगे। और आज है हमारा पार्ट 4। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और दिमाग को अपने अलर्ट मोड में डाल लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपसे कल पूछा था, कमेंट सेक्शन में पूछा था, इसका आंसर बताइएगा। सबने लगभग ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया था। तो क्या पूछ रहा है? द टर्म ओरिजिन इन मसल अटैचमेंट रेफर्स टू द मूवेबल एंड ऑफ द मसल, द फिक्स्ड अटैचमेंट साइट ऑफ अ मसल, द मिडल पॉइंट ऑफ द मसल, द इंसर्जन पॉइंट। बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज द फिक्स्ड अटैचमेंट साइट ऑफ अ मसल। अब देखिए, हमारे दो पॉइंट होते हैं। कोई भी हमारी मसल होती है, जो हमारी मसल जहां भी बोन से अटैच होती है, तो वो दो मेन पॉइंट से अटैच होती है। एक को हम बोलते हैं ओरिजिन और एक को हम बोलते हैं इंसर्जन। देखिए कैसे, एक होता है हमारा ओरिजिन और एक होता है हमारा इंसर्जन। अब द यहाँ पे क्या लिखा है? द ओरिजिन इज द फिक्स्ड अटैचमेंट पॉइंट ऑफ अ मसल एंड इट इज लोकेटेड ऑन द स्टेशनरी बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। एग्जाम्पल में हमारा बाइसेप्स ब्रैकाई, जैसे कि जो स्कैपुला बोन होती है, शोल्डर ब्लेड। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। हमारा मसल का ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारी मसल स्टार्ट होती है, और जब मूवमेंट होती है तो ये पार्ट हमारा मूव नहीं करता। ये बेसिकली हमारा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। जैसे अगर आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो हमारी बाइसेप्स की मसल है, उसका ओरिजिन कहाँ होता है? वो हमारा होता है यहाँ पर स्कैपुला में, इधर, यानी शोल्डर ब्लेड। तो जब आप आर्म को ऊपर नीचे करते हो, जब आप एल्बो को बेंड करते हो, जो हिंज जॉइंट है हमारा यहाँ पर, तो हमारा शोल्डर मूव नहीं करता है। इसलिए हम यहाँ जो ओरिजिन है स्कैपुला, यहाँ पर हमारा मूव नहीं करता है। मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन, जो हमारा अनमूवेबल पार्ट होता है, इमूवेबल पार्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा इंसर्जन। अब यहाँ पर क्या लिखा है? इंसर्शन इंसर्शन इज अ मूवेबल अटैचमेंट पॉइंट ऑफ अ मसल, इट इज ऑन द बोन दैट मूव्स, जो हमारी मूव करती है। देखिए, अब इंसर्जन हमारी वो जगह होती है जहाँ मसल का दूसरा एंड अटैच होता है, और जब आप मूवमेंट करते हो तो ये पार्ट हमारा मूव करता है, और ओरिजिन क्या करता है? वो मूव नहीं करता, वो फिक्स रहता है, और इंसर्जन वाला हमारा पार्ट मूव करता है। मतलब ये हमारा मूवेबल बोन पर होता है। ध्यान रखना, ये हमारा इंसर्जन जो है वो कहाँ पर होगा? मूवेबल बोन पर, और जो ओरिजिन है वो इमूवेबल बोन पर। ठीक है। अब बाइसेप्स का ही एग्जांपल हम समझे। बाइसेप्स का इंसर्जन कहाँ होता है? वो होता है हमारा रेडियस बोन। रेडियस बोन होती है ना हमारी यहाँ पर, एक होती है रेडियस और एक होती है हमारी अल्ना। ठीक है, क्लियर है? ये हमारी दो चीज़ थी जो कि हमारे बायोमैकेनिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और हम डीपली समझेंगे इसको आगे कभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज नॉट गिवन बाय JB Ness? फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखिए, अगर हम ओवरऑल वैसे देखें, हम कॉमन पर्सपेक्टिव से, तो ये हमारा एक फिजिकल डेवलपमेंट जो है, ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे कि JB Ness ने कौन सा इनमें से नहीं दिया। तो हमारे JB Ness ने उनके ऑब्जेक्टिव्स में फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कोई मेंशन नहीं किया था। ठीक है। तो इसकी जगह क्या था? उन्होंने 4 डेवलपमेंट दिए थे, 4 ऑब्जेक्टिव दिए थे। एक तो था न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, एक था इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट, एक था इमोशनल डेवलपमेंट, और एक था हमारा ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। इसको लिख लीजिएगा। 4 ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिए थे, और ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, लैंग्वेज चेंज कर करके, अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये 4 थे हमारे, न्यूरो, इंटरप्रिटेटिव, इमोशनल और ऑर्गेनिक। ठीक है। एक चीज़ और, JB Ness की कई बार पूछ लेता है कि फिजिकल एजुकेशन की इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, तो उस डेफिनेशन में बस ध्यान रखिएगा, एक की वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या इंक्लूड होगा? वो होगा बिग मसल एक्टिविटी। जो उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, उसके अंदर अगर बिग मसल एक्टिविटी है, तो मतलब वो डेफिनेशन किसने दी? हमारे JB Ness ने। कैसे याद रख सकते हैं?
जे बी, बी से याद रखिए बिग, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है विच बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द कर्विंग ऑफ अ सॉकर बॉल इन द एयर। हवा में फुटबॉल के घूमने की क्रिया को कौन सा बायोमैकेनिकल सिद्धांत समझाता है? मैग्नस इफेक्ट, बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज मैग्नस इफेक्ट। अब देखिए एक बार हम समझते हैं अब ये मैग्नस इफेक्ट है क्या। व्हेन अ स्पिनिंग बॉल मूव्स थ्रू द एयर इट कर्व्स बिकॉज द स्पिन क्रिएट्स अ डिफरेंस इन एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉल, दिस कर्विंग मोशन इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। अब देखिए जब कोई बॉल हवा में स्पिन करती है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल ले लो, टेनिस बॉल ले लो, तो उसके दोनों साइड पर अलग अलग स्पीड का फ्लो रहता है। उसके जो दोनों साइड पर एयर अलग अलग स्पीड से फ्लो करती है हमारी, किसी एक तरफ ज़्यादा हो सकती है, किसी एक तरफ हमारी क्या हो सकती है, कम हो सकते हैं। इससे प्रेशर का फर्क पड़ता है और बॉल एक तरफ हमारी कर्व कर जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एयर दोनों साइड से हमारी फ्लो करेगी, जिस साइड जैसे हमारा प्रेशर का डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, हमारी बॉल कर्व होती है, स्पिन होती जाती है। इस कारण एयर में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है एयर प्रेशर में, तो हमारी बॉल क्या होती है, कर्व हो जाती है एक तरफ। इसी को कहते हैं हम मैग्नस इफेक्ट, ठीक है, समझ आया। अब हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल तो बेसिकली हमारे जो एयर में ही काम करता है, ये भी सेम टू सेम ऑलमोस्ट ही हमारे मैग्नस इफेक्ट की तरह ही रहता है, लेकिन ये इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसको भी हम देखेंगे कभी आगे, ये अलग चीज़ है बर्नौलीज प्रिंसिपल। फिर हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें कि बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बताता है कि बॉल को मूव करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। अगर हम इसी एग्जांपल से लें तो ये हमें क्या बताता है कि बॉल को मूव करने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए सेम मास को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे, अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट तब तक हमारे रेस्ट में ही रहेगी या फिर उसी मोशन में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर दे। ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसको अभी हम आगे भी देखेंगे, क्वेश्चन इसके ऊपर भी है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो न्यूटन के तीनों लॉ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है विच सिनेरियो बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। A sports person training rigorously due to fear of losing sponsorship, a player performing well solely to gain applause from spectators, a sports person dedicating extra practice hours purely for personal enjoyment and self-improvement, a team member striving hard primarily for the financial bonus promised after victory। बताइए। बस इसमें दो कीवर्ड हैं, वो आप अगर समझ गए, उनको पकड़ लिया, कैच कर लिया, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बस हमें पता होना चाहिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज अ स्पोर्ट्स पर्सन डेडिकेटिंग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आवर्स प्योरली फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब देखिए हमारे दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक, एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, जो हमारे अंदर से आता है, विद इन द इंडिविजुअल। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडिविजुअल, वो होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। अब देखिए सबसे पहले तो इंट्रिंसिक क्या है, ये वो मोटिवेशन होती है जो अंदर से आती है हमारे। जब आप कोई काम सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपको मज़ा आता है, या वो काम आपको पर्सनली सेटिस्फाई करे, तो वो होता है हमारा क्या, इंट्रिंसिक, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारा एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक क्या है, ये मोटिवेशन हमारा कहाँ से, बाहर से आता है। किस किस रूप में आ सकता है, किस किस वे में आ सकता है, जैसे रिवॉर्ड हो गया, ट्रॉफी हो गई, प्रेज हो गया, पनिशमेंट हो गया। जैसे अगर कोई एथलीट सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा है क्योंकि उसे बस मेडल जीतना है या फिर पैसा मिलेगा, दोनों के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल मोटिवेट हो सकता है। तो ये हमारे कुछ एक्सट्रिंसिक है, ये हमारे कुछ इंट्रिंसिक है, ठीक है, समझ आ गया। और आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द एनसीसी दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स एस्टेब्लिश्ड? 1946, 1948, 1950 एंड 1954। अब देखिए एनसीसी का पूछे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसके फाउंडर कौन थे। एनसीसी के जो फाउंडर थे हमारे वो थे एच.एन. कुंजरू। आपने कुंजरू कमेटी के बारे में भी सुना होगा। एच.एन. कुंजरू इसके क्या थे? फाउंडर थे। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी हमारी 1948 के अंदर। अब एक चीज और बताता हूं आपको, जो हमारी एनसीसी थी ये इंडिया की थी, जो हमारी 1948 में इस्टेब्लिश हुई। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। एक सबसे पहले हमारी जो एनसीसी थी वो कहाँ पर आई थी? वो आई थी जो कि स्टार्ट हुई थी हमारी जर्मनी के अंदर, जो एनसीसी थी। और कब? वो थी 1666 के अंदर। ये लिख लीजिएगा, वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले जर्मनी के अंदर आई। कब? 1666 के अंदर। अब एक चीज और पूछता है, एनसीसी का मोटो क्या है जो इंडिया के अंदर है? वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, या फिर बोले तो एकता और अनुशासन। अनुशासन, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पूछ रहा है, JCR टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, दैट इज एंड्योरेंस हाई जंप लॉन्ग जंप सिटअप्स चिनअप्स, वर्टिकल जंप चिनअप्स शटल रन, लास्ट वन इज चिनअप्स स्प्रिंट रेसेस एंड सिटअप्स। बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी, दैट इज वर्टिकल जंप चिनअप्स और शटल रन। यहाँ पे देखिए यहीं से निकाल सकते हैं हम, जे की क्या फुल फॉर्म है? वो है जंपिंग या फिर जंप। इसका मतलब क्या है हमारा? चिन, जैसे कि चिनिंग बोलते हैं यहाँ पर हम, जो इनकी ऑफिशियल टर्म है जंपिंग। और आर से क्या आता है? रनिंग। अब यहाँ से आप लगा सकते हैं जंपिंग। जंपिंग कौन सी होगी? वर्टिकल जंप, जो हम ऊपर उछलते हैं। फिर हमारा चिनिंग, जो कि हमारी चिनअप्स। देन लास्ट वन इज शटल रन, दैट इज कमिंग अंडर इन रनिंग। ठीक है, ये हमारे तीन है जो कि JCR टेस्ट के कंपोनेंट्स है। ये हमारा कौन सा टेस्ट है? ये एक हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट है। ठीक है, ये दिया किसने था हमारे? ये दिया था BE फिलिप्स ने। BE फिलिप्स, जैसे कि इसको फिलिप्स JCR टेस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे फिलिप्स ने दिया था। और कब दिया था? 1947 में। ठीक है, क्लियर है। BE फिलिप्स। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन, फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सीलरेशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बॉडीज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सीलरेशन, जो कि क्या कह रहा है हमारा? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए हम न्यूटन्स के तीनों लॉ देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट लॉ जो कि क्या कह रहा है? बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट में है या एक ही स्पीड में सीधा मूव कर रही है तो वो तब तक वैसे ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्केटिंग कर रही है, जा रही है सीधा अपने,
देख ही नहीं रही आगे, पहली बात तो देखो ठुक गई यहाँ पर। ये देख रहे हो जैसे यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर वुडन बॉक्स, जब तक ही तब तक ये हमारा क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगा। जैसे ही यहाँ पर एक यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगा, क्योंकि इस पे टकराई, तो उसका क्या हुआ, मोशन जो है वो डिस्टर्बेंस में आ गया, डिस्टर्ब हो गया। अब वो रेस्ट में आ गई या फिर उसका जो मोशन था वो डिस्टर्ब हो गया। समझ आ गया? यही लॉ हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन में इनर्शिया का मतलब ये होता है किसी ऑब्जेक्ट का अपनी स्टेट को बनाए रखना, या फिर वो रेस्ट में है या तो फिर वो मोशन में है। अपनी स्टेट को क्या है, बना के रखना। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में आप उसको बना के रखेगी। ये क्या है? इनर्शिया होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कि हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। एक चीज यहां पर याद रखिएगा, क्या है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसी फॉर्मूला के अंदर इसका मतलब है, जो कि क्या है, जितना फोर्स आप किसी मास पर लगाएंगे उतनी ही तेजी से वो एक्सीलरेट करेगा या फिर मूव करेगा। अब देखिए, ये जैसे कि लड़का देख रहे हैं आप, अब कोई भी बॉक्स है या फिर यहाँ पर बॉल रख दीजिए या गाड़ी रख दो, कुछ भी रख दो, जितने फोर्स से उसको वो धक्का देगा वो मास उसी तेजी से मूव करेगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है। फिर है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कि हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और सॉरी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, ये कह रहा है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इफ एन ऑब्जेक्ट ए exert a force on object B, then object B will exert an equal but opposite force on object A। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे सेम फोर्स लगाता है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कहना है। ठीक है, समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा, नीता अंबानी, टीना अंबानी, सानिया मिर्जा। So the correct answer will be B, नीता अंबानी। ये जो थी हमारी सबसे पहली फीमेल थी, इंडियन वुमेन थी, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी थी। कब बनी थी, कब नॉमिनेट हुई थी? शी वॉज नॉमिनेटेड इन 2016। कब? 2016 में। ये चीज़ें नोट करते चलिएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है वही आ जाएगा, कहीं और ऑप्शन से पूछ लेगा। इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, और जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से जो बन सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पीटी उषा है। पीटी उषा करंटली हमारी क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ आईयूए। फिलहाल हमारी जो आईयूए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उसकी क्या है? प्रेसिडेंट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फीमेल एथलीट ट्राइड? एनर्जी डेफिशिएंसी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, ओस्टियोपोरोसिस, एनीमिया। बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। ये जो है हमारे फीमेल एथलीट ट्राइड का पार्ट नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एनीमिया, ओस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। ठीक है, इसको डी कर लीजिएगा, दैट इज डी, क्या होगा, एनीमिया। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एक बार इनको सभी को। देखिए ये हमारा फीमेल एथलीट ट्राइड है। अब ये ट्राइड क्या होता है, ये बेसिकली हमारी 3 मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन होता है जो मोस्टली गर्ल्स या फिर वुमेन एथलीट्स में देखी जाती हैं, स्पेशली उनमें जो एक्सट्रीम डाइटिंग, ओवर ट्रेनिंग या वेट कंट्रोल के प्रेशर में होती है। अब चलिए एक बार इस ट्राइड के तीनों कोने समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमारा लो एनर्जी अवेलेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है हमारा, डिसऑर्डर्ड ईटिंग और रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। आपने पढ़े होंगे कुछ हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, पर्जिंग, और आजकल एक नई टर्म आ गई है पिका, इसको भी हम देखेंगे बाद में इनको। ठीक है, ये सब हमारी लो एनर्जी अवेलेबिलिटी के अंदर आती हैं, जो कि है कम ऊर्जा उपलब्धता। अब इसके अंदर क्या होता है, जब एक एथलीट हमारा प्रॉपर खाना नहीं खा रही होती है, जो हमारी एथलीट होती है फीमेल, वो हमारा क्या होती है, प्रॉपर खाना नहीं खा रही होती है या फिर कैलोरीज काफ़ी कम कंज्यूम कर रही होती है, लेकिन ट्रेनिंग हैवी उनकी चल रही होती है, ट्रेनिंग हैवी चल रही है लेकिन क्या कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो कैलोरीज है वो कम कंज्यूम कर रही हैं। तो इस कारण क्या होता है, जो बेसिक फंक्शन होते हैं उनके लिए जो एनर्जी है उनके बेसिक फंक्शंस के लिए नहीं बचती है, इसलिए उनको जो एनर्जी है वो कम मिलती है। इसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर्ड या फिर रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जो कि क्या है, मिलके क्या बनाती है, लो एनर्जी अवेलेबिलिटी। ठीक है, समझ आया। इसके अंदर क्या होता है, मतलब वो ना जानबूझकर कम खाना खाती हैं या फिर अनहेल्दी डाइट फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे गलती से, जानबूझकर। यही हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, वो क्या करती है, कम खाना खाती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो मोटी हो रही है। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर ऐसा होता है, वो खाती जाती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, वॉमिटिंग कर देती हैं। ये होता है हमारा बुलिमिया के अंदर। फिर दूसरा आता है हमारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स या फिर एमिनोरिया। अब जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती तो क्या हो जाता है ना, हमारे फीमेल के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीरियड्स इरेगुलर या फिर बंद हो जाते हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एमिनोरिया यानी नो पीरियड्स। एक बार इसको लिख लीजिए, एमिनोरिया का पेपर में भी पूछता है, नो मेंस्ट्रुअल या फिर नो मेंस्ट्रुअल फॉर मोर देन 3 months। जब 3 महीने से ज़्यादा इस चीज़ को कंटिन्यू हो जाता है, हम उनकी जो पीरियड्स हैं वो नहीं आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनोरिया बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा लो बोन मिनरल डेंसिटी। अब ये क्या होता है, अब जब यहाँ पर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी जो बोन्स है, फीमेल की जो बोन्स है वो वीक होने लगती हैं। तो ये किस किस चीज़ में लीड करता है या फिर बढ़ावा देता है, फिर एक तो हमारा ओस्टियोपिनिया और दूसरा हमारा ओस्टियोपोरोसिस। इसमें ओस्टियोपिनिया में क्या होता है, जो हड्डी है वो पतली होने लगती है, फीमेल की जो हड्डी है वो क्या होने लगती है, पतली। और ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें खोखली होने लगती है क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसी कारण उनके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है या फिर जितने भी बोन के जो फ्रैक्चर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनके जो रिस्क है। ये हमारा फीमेल एथलीट ट्राइड था। ठीक है, अगर किसी को समझना है एक बार इसको रिवाइंड करके फिर देखिएगा, मैंने इसको बार बार थोड़ा डिटेल में जाके समझाया तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ समझा दी है मैंने इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, स्पोंडिलाइटिस अफेक्ट्स प्राइमरीली वर्टिब्रा, स्टमक, फोरआर्म, नीज। स्पोंडिलाइटिस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज वर्टिब्रा, जो हमारे स्पाइन होती है उसे। अब स्पोंडिलाइटिस क्या है, ये एक तरीके की मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा वर्टिब्रा का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वर्टिब्रा। ये लिख लीजिए, ये एक
टेक्निकल टर्म है इसकी, टेक्निकल डेफिनेशन है स्पॉन्डिलाइटिस की, पेपर में इस तरीके से भी पूछ सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ वर्टिब्रा इज नोन एज, या फिर इज कोल्ड, क्या होगा वो हमारा स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, ये एक हमारी क्रोनिक इंजरी होती है, क्रोनिक कंडीशन होती है एक। स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है? क्रोनिक कंडीशन। अब क्रोनिक का मतलब क्या है? जो कि हमारे लंबे समय तक चलती हैं। एक होती है हमारे एक्यूट, जो कि छोटे समय तक, बहुत ही कम समय तक चलती है, वो इंजरी या फिर कोई भी हमारी कंडीशन है या फिर कोई भी डिजीज़ है, ये हमारी क्या होती है? क्रोनिक कंडीशन होती है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक ये कंटिन्यू रह सकती है। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं स्पॉन्डिलाइटिस के। ये बताने का कारण ये है क्योंकि ये भी पेपर में आया हुआ है, एक बार पूछा गया था, जो कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में पूछा था। इसके अंदर हमारा क्या होता है? जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये हमारी एक तो सबसे कॉमन फॉर्म होती है। मेनली इसमें हमारे जो है लोअर बैक या फिर हिप्स, इनको इफेक्ट करता है। ये टाइम के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर जो स्पाइन है वो फ्यूज होने लग जाती है। फ्यूज हमने पढ़ा है ना, फ्यूज हो जाती है। तो जो हमारे सैक्रम है, कोकिक्स है, ये हमारे बनते हैं, जो 5 और 4 इनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है लोअर बैक में और हिप की बोन्स में। ठीक है, फिर है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये क्या होता है? इसमें ये हमारे नेक के रीजन में होता है, नेक रीजन में, जिसमें हमारा नेक पेन होता है, डिजीनेस हो जाती है, नंबनेस भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड वन इज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ये भी हमारे लोअर बैक, जैसे कि जो कमर होती है, उसमें पेन और स्टिफनेस होने लगती है हमारे लोअर बैक में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एंकिलोजिंग है, इसमें हमारा हिप का भी इंक्लूजन आ जाता है, जो हिप की बोन्स है, जो हमारी फ्यूज्ड बोन्स होती हैं, जो हमारी सैक्रम, कोक्सिक्स। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे। नेक्स्ट पूछ रहा है सोमेटोट्रोपिन इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, बॉडी टाइप, फैट हार्मोन, या फिर पेन किलर। सोमेटोट्रोपिन, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। देखे तो वैसे यहाँ पर एक काफ़ी इजी क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर और हॉर्मोन्स दे दिए जाते तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट बन सकता था। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो बॉडी टाइप, फैट हार्मोन, पेन किलर यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पे इजी बन जाता है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं सोमेटोट्रोपिन है क्या। अब ये बेसिकली हमारा एक ग्रोथ हार्मोन है, जो कि कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी हाइट, बोन्स और मसल्स की ग्रोथ में डायरेक्टली हेल्प करता है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और अगर ये कम हो जाए तो बच्चा छोटा रह जाता है। अगर ये छोटी एज में क्या होता है, अगर ये कम, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है छोटे एज में ही, एडल्टहुड में ही, तो क्या होता है? ड्वार्फिज्म सुना होगा आपने, जो बोने होते हैं। ओके, ठीक है, अगर उसकी कमी हो जाती है छोटे बच्चों में तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हाइट क्या होती है? एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगती है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, अजीब तरीके से, हाथ पैर बढ़ गए, कहीं से भी कुछ भी बढ़ गया, इस तरीके से। और उसको एक टेक्निकल टर्म दी गई है, ये पेपर में पूछा गया 2 से 3 बार काफ़ी जगह, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? गिगांटिज्म। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल तरीके से हाइट बढ़ती है। और इसके अंदर क्या होती है? हाइट छोटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सोमेटोट्रोपिन है, ये पूरी तरीके से हमारा रिलीज नहीं होता है, इसकी कमी हो जाती है जब, और अगर वो ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा रिलीज हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गिगांटिज्म। ठीक है, अब देखिए आगे। अगर ये बड़ी एज में ज़्यादा रिलीज हो तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। ठीक है, समझ आया? एक्रोमेगैली। इसमें क्या होता है? हमारे चेहरा जो है, मतलब जो हमारे हाथ पैर हैं वो बड़े हो जाते हैं, चेहरा मोटी और बड़ी हड्डियों वाला लगने लगता है इसके अंदर हमारे। तो इस हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन भी मार्केट में मिलता है, जिसे हम मान लो डॉक्टर स्पेसिफिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हमें सोमेटोट्रोपिन को भी।
ठीक है, समझ आए? मैंने कुछ 3 आपको इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स बताई हैं, ये पता होना चाहिए क्योंकि आजकल लेवल बढ़ गया है पेपर का, कहीं से भी पूछ लेता है, डीप पूछने लग गया है, सिंपल सिंपल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। चलिए आगे, नेक्स्ट है जोहन रोजेनजोफ होल्ड्स द क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, डेफ ओलंपिक गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स। बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, यूथ ओलंपिक गेम्स। सीधा सीधा है, सिंपल। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यूथ ओलंपिक गेम्स किसने चालू किए थे, इनके फादर कौन है या फिर फाउंडर कौन है, उनका नाम क्या है हमारा, जोहन रोजेनजोफ। अब यहाँ पर एक है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, या फिर हम सिंपल बोले तो स्पेशल ओलंपिक्स। ये हमारे किसने स्टार्ट करे थे, ये नोट कर लीजिएगा, ये हमारे किए थे यूनिस कैनेडी स्ट्रीवर ने, इनको कि फादर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भी बोला जाता है। फिर आता है हमारा डेफ ओलंपिक्स, या फिर इनको अगर हम इनको डेफलिम्पिक्स बोला जाता है, डेफलिम्पिक्स। इसको किसने स्टार्ट किया था, उनका नाम था यूजेन रूबिन्स एल्काइस, ये इनका नाम था जिन्होंने डेफलिम्पिक्स स्टार्ट किया था। और तीसरा हमारा पैरालंपिक गेम्स, ये आपको पता होना चाहिए किसने स्टार्ट करा था, इनके फादर कौन है, जो कि हैं सर लुडविग गटमैन, सर लुडविग गटमैन। ठीक है, और एक और चीज पूछ लेता है, इसका पुराना नाम क्या है, पहले इसको किस नाम से जानते थे, किस नाम से स्टार्ट हुए थे हमारे, वो थे स्टोक मैंडेविल गेम्स, स्टोक मैंडेविल गेम्स। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट पूछ रहा है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले महासचिव कौन थे, राजीव मेहता, महाराजा भूपेंद्र सिंह, सर दोराबजी टाटा, या फिर डॉक्टर नोरेन। सो द करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर नोरेन, जो कि इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर एजी नोरेन। ये हमारे पहले क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे। और उसी टाइम पे जब हमारे सर दोराबजी टाटा ने इनको लेके आए थे सेक्रेटरी जनरल के लिए, इनको ऑफर किया था, ये उसी टाइम पे YMCA के अंदर क्या थे, फिजिकल डायरेक्टर थे। कहाँ पर, YMCA के अंदर क्या थे, फिजिकल डायरेक्टर, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर। और उसी टाइम पे प्रिंसिपल कौन थे वहां के, आपको मैं बता दूं प्रिंसिपल कौन थे, वो थे हमारे HC बक। और जो हमारा IUA था, ये हमारा AG नोरेन और HC बक के रिकमेंडेशन पे ही कहीं ना कहीं चालू हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ा मेन हाथ इसका किसका है, जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, वो हमारा सर दोराबजी टाटा। ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे IUA के, फर्स्ट प्रेसिडेंट IUA हमारी कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, वो हुई थी हमारी 1927 के अंदर। कब फॉर्म्ड हुई थी हमारी, 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब जैसे ही सर दोराबजी टाटा 1927 के अंदर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उसी से अगले साल 1928 में हमारे महाराजा भूपेंद्र सिंह इसके प्रेसिडेंट बने। कब, 1928 में। ठीक है, समझ आ गया। डॉक्टर AG नोरेन कौन थे, सर दोराबजी टाटा कौन थे, और हमारे महाराजा भूपेंद्र सिंह कौन थे। और जो राजीव मेहता, ये भी हमारे सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। कब से कब तक, 2014 से 2022 तक। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट है विच ड्रग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर वेट इन द बॉडी ऑफ अ रेसलर। फर्स्ट कोकेन, स्टेरॉइड्स, मेटाफॉर्मिन, एंड फोर्थ वन इज डायरेटिक्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी डायरेटिक्स, जो कि हमारा एक ड्रग है, बैंड सब्सटेंस है,
जो कि हमारा क्या करता है, वाटर रिटेंशन का काम करता है, सॉरी वाटर रिटेंशन को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो डायरेटिक्स क्या होता है, हमारे एक ऐसी दवाई होती है जो बॉडी से एक्स्ट्रा पानी और सोल्ट को निकालने का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे रेसलर्स होते हैं, या फिर हम एग्जाम्पल लें जिम्नास्टिक्स के भी होते हैं, या फिर वेट लिफ्टिंग में होते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। क्यों? तुरंत अगर जल्दी से जल्दी वेट कम करने के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे यूरिन का जो आउटपुट है उसको ये बढ़ा देती है। एथलीट्स यूज़ करते हैं जो वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, क्विकली वेट को कम करने के लिए, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस नहीं करती है। ये एक मास्किंग एजेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट का मतलब क्या है, इसके रूप में काम करती है ताकि दूसरे बैंड ड्रग्स डिटेक्ट ना हो। एक इसका भी ये काम करती है हमारी जो है डायरेटिक्स। ठीक है, अब हम और ऑप्शंस को देख लेते हैं। अब जो हमारा कोकेन है, ये तो बेसिकली एक इलीगल स्टिमुलेंट ड्रग है जो हमारे अलर्टनेस बढ़ाता है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया जाता। इसका मिसयूज़ हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है कोकेन का। अगला है हमारा स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स जैसे कि हमारा एक है एनाबोलिक, इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछी जाती है, एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स, एएएस। एएएस, एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स। अब ये क्या करते हैं, हमारे जो मसल्स को बनाने और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्म है। क्या है, आर्टिफिशियली एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन के क्या है, एक फॉर्म है, एक तरीका या फिर एक पदार्थ है एक तरीके का, जो हमारे मसल ग्रोथ को बूस्ट करती है। एथलीट्स इसका मिसयूज़ करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और बॉडी शेप दोनों इम्प्रूव हो सके। ठीक है, समझ आ गया स्टीरॉइड्स। अभी लास्ट है हमारा मेटफॉर्मिन। अब ये क्या होता है, ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, मतलब डायबिटीज़ की दवाई है, एक डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ करी जाती है। क्या, मेटाफॉर्मिन। कौन से डायबिटीज़ को, ये भी लिख लीजिए, वो है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें कि पेशेंट्स को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ा देता है और लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है, जो कि बेसिकली हमारा इंसुलिन का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट पूछ रहा है, रूबेला इज स्प्रेड बाय विच वायरस। रूबेला किस वायरस के कारण फैलता है? फर्स्ट है पैरा वायरस, सेकंड टोगा वायरस, थर्ड मिक्सो वायरस, फोर्थ वन इज डीएनए वायरस। बताइए। अब सबसे पहले तो एक पेपर में पूछता है रूबेला और किस नाम से जानते हैं, या फिर विच वायरस इज नोन एज जर्मन मीजल्स। तो वो क्या है हमारा, वो है रूबेला। ठीक है, अब रूबेला किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण, वो है टोगा वायरस। अब रूबेला जो है हमारे, रूबेला वायरस के कारण होता है, रूबेला वायरस जो कि टोगा वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। ये समझ आया, जो हमारा रूबेला है रूबेला वायरस से फैलता है, जो कि हमारा जो रूबेला वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, टोगा वायरस। अगर पेपर में आपके आ जाए टोगा विरिडे फैमिली, तो भी समझ जाना वो टोगा वायरस की बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा और डीप मैंने आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। जो हमारा रूबेला वायरस है वो हमारा टोगा वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। एक चीज़ और पूछता है जो कि है एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन किसके लिए, हमारे रूबेला को ठीक करने के लिए। एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है, एम से हमारे मीजल्स, अनदर वन एम से क्या है
mumps, and the R is stands for रूबेला। ठीक है, समझ आ गया। रूबेला क्या है, इसमें क्या होता है, रेसिस हो जाते हैं, रेसिस। 16th, वैक्स थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, पैराफिन थेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी, बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज पैराफिन थेरेपी। तो अब जब भी आप सुनते हो ना कि वैक्स थेरेपी, जो कि एक हमारा हीट बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जो हमारा वैक्स थेरेपी क्या है, एक हीट बेस्ड ट्रीटमेंट। तो हीट बेस्ड ट्रीटमेंट है, और उसका असली नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पैराफिन थेरेपी। अब पैराफिन थेरेपी बोलने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें जो वैक्स यूज होता है वो होता है एक पैराफिन वैक्स। ये जो वैक्स हो रहा है ना, ये वैक्स जो यूज हो रहा है इसके अंदर, इसको हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं। इस कारण इसको हम पैराफिन थेरेपी भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, एक पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स है, जो बॉडी के अंदर तक हीट को पहुंचाकर मसल्स को रिलैक्स करता है, पेन को भी कम करता है और सर्कुलेशन को भी हमारे इंप्रूव करता है। ये हमारे जो मेनली क्या है, जो अर्थराइटिस पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जो हमारे कौन से होते हैं, अर्थराइटिस पेशेंट्स। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे, नेक्स्ट है परटर्बेशन ऑफ द बॉडीज होम्योस्टेसिस इज नोन एज। शरीर की होम्योस्टेसिस की गड़बड़ी को क्या कहा जाता है, डिलेमा, एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर मोटिवेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ डिस्टर्बेंस या फिर उसको हम बोले पर्टर्बेशन ऑफ द बॉडीज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो कि हमारा इंटरनल स्टेट एनवायरनमेंट होता है, जो कि स्टेबल होता है, विच इज द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन वी फेस फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, आवर बॉडी अंडरगोज स्ट्रेस टू अडेप्ट और रेस्पॉन्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि जब बॉडी का हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो जनरली एक स्टेबल कंडीशन में होता है ऑलमोस्ट, उसमें किसी भी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एग्जाम के टाइम प्रेशर फील करते हो या कॉम्पिटिशन के टाइम नर्वस हो जाते हो आप, तो आपकी बॉडी है एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, मसल टेंस हो जाती है और कंसंट्रेशन लेवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मेन पर्पस होता है आपको अडेप्ट करने में हेल्प करना, उस चीज़ से अडेप्ट करने में, अडेप्ट या फिर रेस्पॉन्ड करने में क्या करना, हेल्प करना, या किसी भी चैलेंज का रेस्पॉन्स देना। समझ आ गया स्ट्रेस यहाँ पर क्यों है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या होता है, डिलेमा आपने सुना भी होगा, ये कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं और डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, डिलेमा। फिर हमारा एक एंजाइटी। एंजाइटी तो आपने सुना होगा, एंजाइटी एक इमोशनल रेस्पॉन्स होता है जिसमें हम टेंशन या घबराहट होने लग जाती है हमको, लेकिन एंजाइटी खुद एक स्ट्रेस का रिजल्ट हो सकता है। एंजाइटी क्या हो सकता है, स्ट्रेस का एक रिजल्ट हो सकता है, लेकिन कोज नहीं हो सकता, उसका कारण नहीं हो सकता। एंजाइटी के कारण कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रेस के कारण हमारा एंजाइटी हो सकता है। समझ आ गया। नेक्स्ट है मोटिवेशन, दैट इज प्रेरणा। अब मोटिवेशन तो एक पॉजिटिव ड्राइव होती है जो हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे, नेक्स्ट है अनब्रेकेबल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। कर्नम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, दीपा मलिक। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी, दैट इज मैरी कॉम। ठीक है, एक बार हम इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर सानिया मिर्जा। अब सानिया मिर्जा क्या है, किससे बिलोंग करती है, हमारे टेनिस से। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है एक, जो कि पेपर में पूछता है, उसका नाम है एस अगेंस्ट ओड्स। ठीक है, समझ आया।
फिर हमारे पास कर्णम मल्लेश्वरी। अब कर्णम मल्लेश्वरी कौन से गेम से थी? वो हमारे वेट लिफ्टिंग से। इनकी अचीवमेंट क्या थी? ये हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? वो ब्रोंज जीता था। कौन से ओलंपिक में? 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। फिर हमारी मैरी कॉम, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। ये कौन से गेम से है? जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे बॉक्सिंग गेम से है। ठीक है। अब इनका भी ब्रोंज मेडल आया था हमारे किसमें? 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। ठीक है। अब हमारी लास्ट वन है दीपा मलिक। अब दीपा मलिक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स में पदक जीतने वाली पहली महिला थी हमारी, पहली भारतीय महिला कौन है? वो है हमारी दीपा मलिक। ठीक है। इन्होंने कब मेडल जीता था? ये जीता था हमारे 2016 के समर पैरालंपिक्स में। ठीक है। और इनका गेम क्या है? ये ट्रैक एंड फील्ड से। और इनका इवेंट कौन सा है? वो है शॉट पुट। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ और याद आई मेरे को जो कि इम्पोर्टेंट है। इन्हें 2020 में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, एक जैसे हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसी तरीके से पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी 2020 में ये एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है। ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट पूछ रहा है विच टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट असेंशियल फॉर अ जिम्नास्ट परफॉर्मिंग अ फ्लोर रूटीन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। जिम्नास्ट द्वारा बिना किसी बाहरी बल के फ्लोर रूटीन प्रदर्शन के दौरान सबसे आवश्यक लचीलापन किस प्रकार का होता है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी। So the correct answer will be B, that is active flexibility. ठीक है। अब एक बार हम फ्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं जितनी भी होती है हमारी। सबसे पहले हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। सो इट इज अ रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अब वो एक्सटर्नल फोर्स किसी भी रूप में हो सकता है, आपका कोई पार्टनर हो या फिर जो आपको हेल्प कर रहा है आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ग्रेविटी हो, कोई मशीन हो जो आपको हेल्प कर रही है उस रेंज ऑफ मूवमेंट में, उस मूवमेंट की रेंज को बढ़ाने में। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? जब आप किसी और के हेल्प से या किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू स्ट्रेच करते हो, जैसे कोच ने पैर उठाया या ग्रेविटी से स्ट्रेच हुआ, तो वो आपकी होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। सेकंड है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि अभी हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। दैट इज अ रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ओन एफर्ट, खुद के एफर्ट से, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, किसी की भी हेल्प लिए बिना। वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। समझ आया? जब आप अपने मसल्स के स्ट्रेंथ से, आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है उनसे आप खुद स्ट्रेच करते हो बिना किसी हेल्प के, तो वो होती है हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड वन इज स्टैटिक, जो कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, जिसमें हम होल्ड करते हैं एक स्ट्रेच्ड पोजीशन में, हम कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं, 10 से 20 सेकंड्स हो सकते हैं, कितना भी वो आपकी मर्जी है। ठीक है। मतलब वही कि जब आप किसी स्ट्रेच को एक जगह पर होल्ड करते हो बिना मूवमेंट के, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर स्टैटिक होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक आता है हमारा बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है? हमारे बाउंसिंग और जर्की मूवमेंट्स का यूज होता है।
जब आप स्ट्रेचिंग करते हो लेकिन बाउंस के साथ, जैसे आप अपने टोस टच कर रहे हो लेकिन जर्क के साथ या फिर फास्ट रिपीटेशन, तो ये होती है हमारी बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे ज़्यादातर एडवांस्ड एथलीट्स यूज़ करते हैं इसको। ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी रिस्की हो सकती है, इंजरी पहुंचा सकती है। ठीक है, एक और आती है हमारी, ये लिख लीजिएगा ई करके, PNF। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? अभी PNF एक स्पेशल स्ट्रेचिंग मेथड है जिसमें पहले अब मसल को स्ट्रेच किया जाता है, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है बिना मूव किए, और फिर से उसको स्ट्रेच किया जाता है। ये हमारे PNF के अंदर होता है। ये मेथड हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को फास्ट इंप्रूव करता है। सबसे ज़्यादा जो फास्टली इंप्रूव करता है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को, वो हमारा कौन सा मेथड है? वो है हमारा PNF, जो कि हमारा बेस्ट मेथड भी माना जाता है। ये मोस्टली हमारे फिजियोथेरेपिस्ट या फिर हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में यूज़ करा जाता है इसको। एक और नाम से भी इसको जानते हैं, वो हमारा पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पूरा पढ़ा दिया यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, चलिए लास्ट वन, दैट इज अपरिग्रह किसका एक अंग है? अपरिग्रह इज अ पार्ट ऑफ यम, नियम, आसना या फिर आसन। फोर्थ वन इज प्राणायाम। तो इसका आंसर सभी कमेंट में करेंगे। ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस थे। जैसे कि कमेंट्स में सभी कह रहे थे कि क्वेश्चन सर थोड़े से ज़्यादा लेके आइए, ज़्यादा अमाउंट में, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाएंगे। अभी एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, हम बेस तैयार कर रहे हैं सभी के लिए, ताकि सभी जुड़े, एक बार देखें कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि स्टार्ट भी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिजिकल एजुकेशन में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वैसे वो CUET हो, UGC नेट हो, उनके लिए भी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, सभी को समझ आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, आपके लिए खुला हुआ है कमेंट सेक्शन। ठीक है, किसी भी तरीके की आपको फीडबैक देनी है, कैसे आपको लग रहे हैं क्वेश्चंस, डीप चाहिए या फिर रैपिड फायर चलने दे। ज़्यादातर देखा तो कमेंट सेक्शन में सभी यही कह रहे थे कि सर डीपली एक्सप्लेन करिए और थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, जो कि धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे ये थे आज के कुछ सिलेक्टेड MCQs। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और कमेंट करिएगा कैसा आपको लग रहा है, और कुछ अगर फीडबैक हो। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तुरंत मिल जाए। डेली आपकी एक क्लास डल रही है, डेली आपके लिए एक क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर कोई सवाल टफ लगे या फिर कुछ और टॉपिक पे आपको MCQs चाहिए या फिर किसी पे आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, लिख देना। ठीक है, तो पढ़ेंगे समझेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो मिलते हैं अगले MCQ चैलेंज सीरीज़ में, MCQ चैलेंज में। तब तक के लिए जय हिंद, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।